सो आज की इस वीडियो में हम सर्वाइव कर रहे हैं जा रहे हैं 100 डेज, वो भी इस बड़े से ओशन में। पर यहाँ पे छोटी सी दिक्कत है गाइस, हम लोग खेलेंगे हार्डकोर मोड में। अगर हम लोग एक बार भी इस गेम में मरे तो गेम हो जाएगा ऑटोमेटिक डिलीट। एंड इस वीडियो में मेरे साथ काफी ज्यादा एपिक चीजें हुई है। सो होपफुली आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। सो या एंजॉय द वीडियो। सो फाइनली डे 1 में हम लोग स्पॉन हो चुके थे इस बड़े से ओशन के अंदर, और इस ओशन में हमें दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन हमें सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट थोड़े से तो पेड़ चाहिए थे, मतलब वुड, जो हमें इस ओशन में दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी मेरे दिमाग की बत्ती जलती है और फिर मुझे डूबे हुए टाइटैनिक की याद आती है। अरे मैं मूवी की बात नहीं कर रहा गाइस, जो माइनक्राफ्ट में होते हैं ना, जिसे हम लोग शिपरेक बोलते हैं, उसकी। सबसे पहले मैं फिर गेम का शेडर्स ऑफ करता हूँ, देन फिर हम लोग दूर दूर तक पानी के अंदर देख सकते थे। और पूरे के पूरे ओशन में घूमने के बाद हमें टाइटैनिक तो नहीं, बट हमें एक रूइन पोर्टल दिख जाता है, जिसके चेस्ट में से हमें थोड़े से ऑब्सिडियन, थोड़े से गोल्ड एंड थोड़े से गोल्ड के टुकड़े मिलते हैं। हाँ, मुझे पता है इतनी भी बेकार लूट नहीं है ये। और फिर पोर्टल से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक फाइनली टाइटैनिक दिख जाती है। और इस टाइटैनिक को तो भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए था, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती टाइटैनिक है जो लिटरली वुड से बनी है। वैसे तो इस टाइटैनिक में एक डोर लगा हुआ था, जिसकी मदद मैं सांस लेने के लिए करता हूँ। पर उससे पहले हमें इस टाइटैनिक के अंदर से एक चेस्ट मिलती है, मेरा मतलब तिजोरी मिलती है, जिसके अंदर से हमें खजाने का नक्शा और थोड़े से कागज मिलते हैं। एंड देन फिर शिपरेक में से थोड़े से वुड कलेक्ट करने के बाद एटलीस्ट थोड़े से मैं अपने लिए टूल्स बना लेता हूँ। पर रुको, हमें यहाँ पे एक और तिजोरी मिलती है, जिसके अंदर से हमें थोड़े से गाजर, थोड़े से सड़े हुए मांस, थोड़ा सा सड़ा हुआ आलू मिलता है। और मैं बोलूँ तो नाम की तरह चेस्ट में बिल्कुल सड़ा हुआ था। और यहाँ पे एक चीज मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे इन्वेंटरी में एक अजीब सी जड़ी बूटी पड़ी थी, जिसे पीने के बाद हम लिटरली, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। कसम से यार, ये दुनिया की इकलौती जड़ी बूटी थी, जिसे पीने के बाद हम लिटरली अंधे हो गए थे। और थोड़ा आगे जाने के बाद हमें थोड़े से मछलियां मिलती है, जिन्हें हम बिल्कुल प्यार से मारते, एकदम प्यार से मारते। आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। अबे साले। और तभी हमें बीच समुद्र में एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम लोग डोर लगा के फिर हम उसे माइन करते हैं। और वो अजीब सा स्ट्रक्चर कुछ नहीं, बस एक चमचमाते हुई केव थी, जिसे हम लोग माइनक्राफ्ट में एमेथिस्ट जियोड बोलते हैं। लेकिन उस केव में हमें थोड़े से स्टोन्स मिल जाते हैं, जिससे मैं तोड़कर अपने लिए फाइनली थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड फिर डे 2 होते हम लोग एक पानी के अंदर एक बड़ी सी रवीन दिखती है, और उस रवीन के अंदर जाने के बाद हमें आयरन मिलते हैं, मेरा मतलब बहुत सारे आयरन मिलते हैं। और लिटरली हमें इतने सारे आयरन मिल जाते हैं, जिससे हम लोग खुद का एक आयरन का आर्मर तो बना ही सकते हैं। और आयरन के साथ साथ हमें थोड़े से कोल भी मिलते हैं, एंड डायमंड जैसे दिखने वाले लपीस लजूली भी मिल जाती है। और थोड़ा और आगे जाने के बाद फाइनली हमें थोड़े से डर्ट मिलते हैं। लिटरली गाइस, इतने बड़े ओशन में डर्ट ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस डर्ट की मदद से हम लोग बड़े बड़े फार्म्स बना सकते हैं। क्योंकि कब से मैं सड़ा हुआ मांस खा के पक गया था, अब फाइनली हम लोग शुद्ध शाकाहारी खाना खा सकते हैं। और फिर सारा सामान कलेक्ट करने के बाद हम लोग फाइनली सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं, एंड उसके बाद फाइनली अपने लिए एक बड़ा सा सरफेस बिल्ड करते हैं। क्योंकि हम लोग इन पिछले 2 दिनों में हम कब से पानी के ऊपर ही घूम रहे थे, एंड अब फाइनली हम लोग सरफेस के ऊपर आ चुके हैं। एंड फिर उसके बाद फाइनली अपने लिए एक चेस्ट बनाता, जिसके अंदर मेरे जितने भी सामान कलेक्ट किए वो सारे के सारे सामान उसके अंदर रख देता हूँ। और जैसे कि आपको याद होगा, हमें टाइटैनिक के अंदर से हमें खजाने का नक्शा भी मिला था, उसे भी हम लोग कुछ दिनों में ढूंढने जाएंगे। और फिर जितने भी आयरन हम लोग को रवीन में से मिले थे, वो सारे के सारे आयरन को मैं स्मेल्टिंग में रख देता हूँ। और फिर डे 3 की रात को सारे के सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, एंड फिर सारे के सारे आयरन स्मेल्ट होने के बाद अपने लिए फाइनली आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। और फिर उसके बाद फाइनली मैं अपने अंडर वाटर बेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ओशन में जाके फाइनली थोड़े से सैंड कलेक्ट करता हूँ, ताकि अपने बेस के लिए थोड़े से ग्लासेस बना सके। और फिर डूबे हुए टाइटैनिक पे जाके फाइनली अपने लिए थोड़े से वुड कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यार वुड कलेक्ट करने का बस हमारे पास यही एक जरिया था, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में अभी तक एक भी ट्री नहीं मिला था। और फिर सारे सामान कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद फाइनली मैं अपने बेस पे काम करना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली बेस का पूरी तरह से डिजाइन कंप्लीट हो चुका था, एंड बचा कुछ काम था, वो भी फाइनली मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा अंडर वाटर बेस पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका था। बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत थी, आपको पता होगा, ये जो बेस है पूरी तरीके से ओशन के अंदर बना था, मतलब हर जगह इसमें पानी भरा हुआ है, और इस पानी को निकालने के लिए हमें चाहिए थोड़े से स्पॉन्चेस। लेकिन गाइस, हमारे इस वर्ल्ड में स्पॉन्चेस के नाम पे कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी मेरे आइंस्टाइन वाले दिमाग में एक तगड़ा सा आइडिया आता है, क्यों ना हम सारे के सारे सैंड को अपने इस बेस में फील्ड करते, एंड फिर उसके बाद सारे के सारे सैंड को हम लोग रिमूव करेंगे, तो ऑटोमेटिक सारा का सारा पानी सूख जाएगा। और सडनली आइडिया पूरी तरीके से वर्क कर जाता है। फिर उसके बाद टॉर्चेस की मदद से सारे के सारे सैंड को मैं रिमूव करना स्टार्ट कर देता हूँ। और सारे के सारे सैंड रिमूव होने के बाद जितने भी मैंने सामान कलेक्ट किए थे, उसे मैं नए वाले बेस पे शिफ्ट करता हूँ। लेकिन तभी हमारे इस वर्ल्ड में एकदम खतरनाक से बारिश होती है, और इस बारिश की वजह से मेरी चड्डी भी एकदम गीली हो जाती है। और फिर चड्डी सुखाने के लिए फिर अपने नए वाले बेस में आता हूँ, और यहाँ पे आके पता चलता है चड्डी गीली की जगह पे पीली भी हो गई, क्योंकि यहाँ पे माइनक्राफ्ट के 2 सबसे बड़े विलन ज़ॉम्बी और स्केलेटन स्पॉन हो गए थे। तो मैं भी माइनक्राफ्ट का हीरो बन के इन सारे के सारे विलन्स को मारता हूँ, और उसके बाद फाइनली अपने बेस में टॉर्चेस लगाता हूँ। एंड जैसे कि आपको पता हो, कुछ टाइम पहले हमें टाइटैनिक के अंदर से गाजर मिला था, एंड उसी गाजर के लिए मैं छोटा सा फार्म बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़े से माइनक्राफ्ट में सस्ते नशे कर लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी 3 ब्लॉक दिख रहे
इस ब्लॉक में गाजर नहीं लगे थे एंड बाकी सारे के सारे ब्लॉक में गाजर लग गए थे। पता नहीं क्या चल रहा है माइनक्राफ्ट का। एंड जितने भी अपने पास कैरेट थे वो सारे के सारे कैरेट को मैं एटलीस्ट गोल्डन कैरेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड इसके बाद हम लोग फाइनली शुद्ध शाकाहारी हो चुके थे। तो फाइनली रहने के लिए हमारे पास एक बड़ा सा घर आ चुका था और खाने के लिए गोल्डन कैरेट भी आ चुके थे। बस यहाँ पे एक दिक्कत थी, वो थी डायमंड की, जिसे मैं फाइंड करने के लिए इस वाली बड़ी केव में जाता हूँ, जहाँ पे जाने के बाद हमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में आयरन मिलते हैं। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद हमें ये वाली साउंड सुनाई देती है और इस साउंड का मतलब था कि हमारे आसपास एक केव है जिसके अंदर से ज़ॉम्बीज़ की आवाज आ रही है। और फिर साउंड को फॉलो करते करते हम लोग एक बहुत बड़ी सी केव में पहुंच जाते हैं जो बिना पानी से भरी हुई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें माइनक्राफ्ट में फिर से विलेन्स मिल जाते हैं, लाइक जैसे कि ये ज़ॉम्बी। तो फाइनली ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद फाइनली उसका बेटा भी मिल जाता है जिसका नाम ज़ॉम्बीस्वर था, जो मस्त पानी में नहा रहा था। फिर तभी माइनक्राफ्ट का एक और तगड़ा मॉब आता है जिसे हम लोग अपनी भाषा में मिर्ची मॉब बोलते हैं। अरे हाँ, वही क्रीपर। और जैसे जैसे गाइस में आके पढ़ रहा था कि और बड़ी होती जा रही थी, मैंने लिटरली एक्सेप्ट नहीं करता कि हद से ज्यादा बड़ी होगी। और जिस चीज की तलाश में हम लोग इस गेम में आए थे वो फाइनल चीज हम लोग को मिल चुकी थी। हम लोग को फाइनली 2 डायमंड मिले थे, बट मैं थोड़ा सा और माइन कर दूं ताकि एक्स्ट्रा डायमंड मिल जाए। देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। पर कोई ना, मैं अभी के लिए इतने डायमंड से फिलहाल के लिए खुश था। पर हाँ, थोड़ा आगे जाते हमें फिर से हमारे लालच का फल, मेरा मतलब मेहनत का फल मिल जाता है, वो भी इस मिर्ची बॉम्ब के साथ। फिर उसके बाद फाइनली इस डायमंड को मैं कलेक्ट करता हूँ और इस डायमंड को कलेक्ट करने के बाद हमारे पास टोटल 3 डायमंड कलेक्ट हो चुके थे। अब फाइनली मैं एक डायमंड की पिकेक्स तो बना ही सकता था, बट मेरे को यहाँ पे एक आर्मर क्रिएट करना था अपने लिए। और तभी हमारे पीछे एक और डायमंड दिख जाता है, फिर उसे मैं कलेक्ट करने जाता हूँ और मेरे साथ ये होता है। लिटरली गाइस, मेरी किस्मत की तरह ये डायमंड भी पूरी तरह से जल चुका था। और उस केव से निकलने के बाद मेरे ऊपर एक एंडरमैन हमला कर देता है। शील्ड होने के कारण मैं बच जाता हूँ, बट यहाँ पे एक मेन दिक्कत हो जाती है, उसका हार्ट मेरे पर लग जाता है और मेरे पास सिर्फ 2 हार्ट बचते हैं। फिर उसके बाद शील्ड की मदद से फिर मैं फाइनली एक छोटी सी केव में आ जाता हूँ जहाँ पे वो फाइनली मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकता था। फाइनली एंडरमैन से मरते मरते हम लोग बचे। और इतनी मुसीबत कम नहीं थी कि एक और मुसीबत आ चुकी थी, हमारा पूरा का पूरा खाना खत्म हो चुका था। अब फिर से हमें सड़े हुए मांस खा के जिंदा रहना होगा। लेकिन कोई ना, डायमंड के लिए इतनी मुसीबत हम लोग सह लेंगे। और जब हम लोग इस केव से निकलने की सोच रहे थे तभी हमें माइन शाफ्ट दिख जाती है। और लिटरली इस माइन शाफ्ट को देखने के बाद मुझे डायमंड मिलने से भी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि इस माइन शाफ्ट में हम लोग को अनलिमिटेड वुड, यहाँ तक कि हमें स्ट्रिंग्स भी मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग खुद का एक तो बेड तो बना ही सकते हैं। पर रुको, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कलेक्ट कर ही रहा था, तभी एक स्केलेटन मेरे ऊपर हमला कर देता है और इसे फाइट करते टाइम इसकी एक एरो मेरे को पड़ जाती है। और उसके बाद फिर मैं लिटरली से एक हार्ट का बचता हूँ, बस एक एरो और पूरा का पूरा गेम फिनिश होने वाला था। बट यहाँ पे मैं शील्ड की मदद से उसे मार देता हूँ और आप मेरा हाल देख सकते हो कि स्केलेटन ने हमें एरो मार मार के क्या बना दिया है। और फाइनली उसके बाद सारे के सारे स्ट्रिंग कलेक्ट करता हूँ एंड देखते देखते अपने पास टोटल 37 स्ट्रिंग कलेक्ट हो चुके थे। फिर उसके बाद केव से बाहर जाने का रास्ता मैं ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ और इसी पीछे में बहुत सारे डायमंड भी मिलते हैं। और डायमंड से हमें याद आता है कि हमें एक डायमंड की पिकेक्स बनानी थी ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के लिए। तो फाइनली मैं एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ और पिकेक्स बनाने के बाद पास में एक लावा पुल था जहाँ से मैं ऑब्सिडियन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और उस ऑब्सिडियन को कलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ से निकल ही रहा था तभी हमें एक ज़ॉम्बी स्पॉनर फार्म मिल जाता है, जिसके ऊपर मैं फाइनली टॉर्च लगा के उसे स्टॉप करता हूँ एंड जितने भी बचे कुछ ज़ॉम्बीज से सबसे पहले उन्हें मारता हूँ एंड उनमें से एक चेस्ट में से हमें एक गोल्डन एप्पल मिल जाती है। होपफुली आगे आने वाले टाइम में हमें कोई ना कोई ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए जिसे हम एटलीस्ट क्योर तो कर ही लेंगे। केव से निकलने के बाद कोऑर्डिनेट को फॉलो करते करते फाइनली अपने अंडर वाटर बेस पे आता हूँ और फिर बेस पे आने के बाद सबसे पहले मैं जितने भी कैरेट थे फाइनली उसे बोन मिल करा के ग्रो कराता हूँ। और आपको पता हो हमें माइनक्राफ्ट में से स्ट्रिंग्स भी मिली थी, उसका मैं फाइनली एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ और जो हमें ज़ॉम्बी स्पॉनर केव में मिला था फाइनली उसकी मदद से एक एक्सी फार्म बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। एंड फिर अपना एक्सी फॉर्म बन के पूरी तरह से रेडी हो गया था। और फाइनली उसके बाद मैं थोड़ी देर आलतू फालतू काम करता हूँ, अरे हाँ, जिसे हम लोग माइनक्राफ्ट में EFK बोलते हैं। और पूरा का पूरा एक दिन EFK बैठने के बाद हमारे पास लिटरली काफी ज्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं और फिर एक चुटकी बजाते जितने भी ज़ॉम्बीज थे सबको एक ही बार में भस्म कर देता हूँ। और इसके बाद हमारी एक्सपी बहुत तेजी से बढ़ने स्टार्ट हो गई थी। एक्सी फार्म तो एकदम मस्त तरीके से वर्क कर रहा था, बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि जितने भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे वो सारे के सारे एक ही ब्लॉक पे आके स्पॉन हो रहे थे, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा ज़ॉम्बी सफोकेशन की वजह से मर जा रहे थे। देन फिर मैं एक्सी फार्म को एक बार फिर से मॉडिफाई करता हूँ एंड फाइनली मॉडिफिकेशन के बाद अपना एक्सी फार्म और ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा था। मैंने ब्लॉक की जगह पे ट्रैपडोर लगा दी एंड यहाँ तक कि मैंने 2 हॉपर्स भी लगाए थे एंड इसके बाद से जितने भी रॉटन फ्लैश थे वो सारे ऑटोमेटिक चेस्ट में कलेक्ट हो रहे थे और एक्सपी भी अपने को बहुत ज्यादा स्पीड में मिल रही थी। और तभी हमारी एक्सी फार्म में एक नन्हा सा बच्चा स्पॉन होता है जिसे आई थिंक सो कोरोना हो गया था और उस नन्हे से बच्चे को मैं फाइनली बोट बना के उसे एक बोट पे ट्रैप कर देता हूँ। अब हमें इसे माइनक्राफ्ट की सीक्रेट जड़ी बूटी पिलानी पड़ेगी जिसे हम माइनक्राफ्ट के भाषा में पोशन ऑफ वीकनेस बोलते हैं। और उस जड़ी बूटी को लेने के लिए हमें माइनक्राफ्ट से बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, मेरा मतलब
बहुत ज्यादा दूर। एंड फिर उसके बाद फाइनली अपना नेदर पोर्टल बनाता हूँ एंड फिर उसे फ्रेंड की मदद से एक्टिवेट करता हूँ एंड हम लोग लिटरली स्पॉन विद सोल सैंड वैली में। वैसे तो बायोम काफी ज्यादा घटिया है बट यहाँ हमारे काम की चीज काफी ज्यादा है, लाइक जैसे कि बोन ब्लॉक। एंड यहाँ पे हम लोग को थोड़े से नेदर कॉर्ड्स भी मिल जाते हैं जिसकी वजह से अपने को एक्सपी तो मिलती है एंड हम लोग को कॉर्ड्स भी मिलते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने अंडर वाटर पेस को और ज्यादा गुड लुकिंग बना सकेंगे। और इधर पिगलिन जैसे मॉब से बचने के लिए मैं अपने लिए गोल्ड का हेलमेट बनाता हूँ ताकि उन लोग अपने बिरादरी का मुझे समझे। और थोड़ा आगे जाते हैं फाइनली हम लोग को क्रिम्सन फॉरेस्ट भी दिख जाता है जिसे मैं फाइनली कलेक्ट करता हूँ। और जब से हम लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट किया या पी के टाइम पे हमारा पहला पेड़ होगा। भूखे शेर की तरह मैं सारे के सारे वुड तोड़ता हूँ बट यहाँ पे किसी का बच्चा आ जाता है जिसे मैं एक मुक्का मार के भगा देता हूँ और उस बच्चे का बदला लेने के लिए फाइनली गेंडेश्वर भी आ जाता है जिसे मैं फाइनली बुरी तरह से मारता हूँ। और इसे मारने के बाद लिटरली मेरे को पोक चॉक मिलता है बट यहाँ पे एक छोटा सा गलत सीन हो जाता है। एक घास्ट हमारे ऊपर हमला कर देती है तो फाइनली वो और एरो की मदद से उसे मैं मारता हूँ और लिटरली यहाँ पे एक गेम चेंजर सीन हो गया था। हमें एक अचीवमेंट मिल जाता है रिटर्न टू सेंडर जो हमें घास्ट को उसी के फायर बॉल से मारने के बाद मिलता है। तुम्हारे भाई को देख रहे हो कितना ज्यादा प्रो हो गया। इसी बहाने तुम लोग 50 लाइक्स कंप्लीट करा दो इस वीडियो पे। और यहाँ पे हमें क्रिम्सन ट्री के सैपलिंग्स भी मिल रहे थे, फाइनली उसे मैं कलेक्ट करता चल रहा था और तभी हमें क्रिम्सन फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ हमें एक फोर्ट्रेस मिल जाता है। कसम से यार एंड फॉर नेदर में आने से एंड से नसीब पूरा हमारा बदल चुका था। फोर्ट्रेस के अंदर जाते हैं हमें थोड़े से नेदर वॉट भी मिल जाते हैं जिसे मैं फाइनली कलेक्ट करता हूँ। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर से हमें एक डायमंड, एक गोल्ड और एक सैडल्स मिल जाते हैं जिसे लेकर मैं थोड़ा आगे जा रहा था तभी हमारे ऊपर एक विदर स्केलेटन हमला कर देता है जिससे हम लोग बाल बचे थे। फिर थोड़ा आगे जाते हैं हमें फाइनली एक ब्लेज स्पॉनर मिल जाती है जिसके अंदर से ब्लेज डॉट तो स्पॉन हो ही रहते। तो फिर इनसे बचने के लिए मैं छोटी सी ट्रिक लगाता हूँ, मैं फाइनली नेदर रेक से ब्लॉक कर देता हूँ एंड देन फिर मैं सारे ब्लेज डॉट को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और इसी ब्लेज डॉट की मदद से फाइनली हम लोग उस नन्हे विलेजर, मेरा मतलब नन्हे विलेजर को हम लोग फाइनली ठीक कर पाएंगे। और फिर देखते देखते अपने पास टोटल 18 ब्लेज डॉट कलेक्ट हो चुके थे जिसे लेकर मैं फाइनली यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाह रहा था। और फिर कोऑर्डिनेटर की मदद से हम लोग फाइनली अपना नेदर पोर्टल पे ढूंढ लेते हैं। और फिर केव में आने के बाद सबसे पहले मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बना था जिसकी मदद से हम लोग पोशन ऑफ वीकनेस, मतलब इस नन्हे से विलेजर के लिए जड़ी बूटी हम लोग बना पाएंगे। लेकिन केव में रिसोर्सेस ना होने के कारण फिर मैं घर चला जाता हूँ बट यहाँ पे हमें आलू मिल जाते हैं तो हम लोग अब फाइनली अपने वर्ल्ड में आलू भी उगा पाएंगे। फिर घर पे आके मैं फाइनली एक पोशन ऑफ वीकनेस रेडी करता हूँ एंड जितने भी अपने को बोन ब्लॉक नेदर में से मिलते फाइनली उसकी मदद से अपने कैरेट्स और आलू को ग्रो कराता हूँ। और सबसे पहले केव में आके जो जड़ी बूटी हम लोग ने बनाई थी फाइनली उसके सर पे दे मारता हूँ और गोल्डन एप्पल की मदद से फाइनली उस नन्हे से विलेजर को हम लोग क्योर कर देते हैं। और फिर देखते देखते हमारा जो नन्हा सा विलेजर था वो कोरोना वायरस से पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसकी भूख मिटाने के लिए मैंने जितने भी कैरेट्स कलेक्ट किए थे वो सारे के सारे कैरेट्स उसे मैं दे देता हूँ और वो पूरा कैरेट्स खा भी लेता है। पता नहीं कितने जन्मों से भूखा होगा। और इन आने वाले दिनों में जो हम लोग ने अंडर वाटर बेस बनाया था उसे थोड़ा सा और बड़ा करना स्टार्ट कर देता हूँ। और देखते देखते मैंने थोड़े से पेस में इंप्रूवमेंट की थी जिसकी वजह से अपना पेस काफी अच्छा लग रहा था पहले से। और यहाँ पे मैंने खुद का एक बहुत बड़ा सा फार्म बनाया और अपने सोने के लिए एक बहुत बड़ा सा बेडरूम। और फिर केव में आने के बाद मैं देखता हूँ कि जो हमारा नन्हा सा विलेजर था वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, अब बारी थी से जॉब कराने की। और फिर उस विलेजर को मैं फ्लेचर की जॉब दे देता हूँ और फिर वो विलेजर हमें स्टिक्स में ट्रेड दे रहा था एंड स्टिक्स लेने के लिए मैं फाइनली नेदर में जाता हूँ और नेदर में से जाके वहां से सारे के सारे वुड कलेक्ट करता हूँ और उसी वुड से फाइनली फ्लेचर से ट्रीट करता हूँ। और देखते देखते अपने पास टोटल 13 एमराल्ड कलेक्ट हो चुका था और इस एमराल्ड की मदद से हम लोग कुछ भी कर सकते थे, मतलब कुछ भी, मेरा मतलब डायमंड पिकेक्स और डायमंड आर्मर से था। गंदी सोच। और जब हम लोग एक्सपी फार्म पे एक्सपी कलेक्ट कर रहे थे तभी यहाँ पे एक और विलेजर स्पॉन हो जाता है एंड इस विलेजर को हम लोग फाइनल पोर्ट में बैठा के ट्रैप कर देते हैं एंड इसे हम लोग फाइनल पोशन ऑफ वीकनेस एंड गोल्डन एप्पल के मदद से क्योर कर देते हैं। लेकिन अब बारी आ चुकी थी इन विलेजर को अपने अंडर वाटर बेस पे लेके जाने की जो बहुत मुश्किल होने वाला था। और फिर उसके बाद फाइनली कैल्प के एलिवेटर बिल्ड करता हूँ जिसकी मदद से हम लोग फाइनली पानी के ऊपर जा सकते थे कुछ इस तरीके से। एंड फिर जितने भी अपने पास विलेजर थे वो सारे के सारे विलेजर को मैं उस एलिवेटर के थ्रू ऊपर लेके जाता हूँ एंड फाइनली दोनों विलेजर को मैं ऊपर लेके आ चुका था। लेकिन हमारी मुसीबत यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी, हमें इन विलेजर को हमारे अंडर वाटर बेस पे लेके जाना था जो इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। और जितना टाइम मैंने इन विलेजर के पीछे गवाया था उतने देर में मैं 2 मिनट में मैगी बना के खा भी सकता था, पर छोड़ो कोई ना। एंड इतना काम कंप्लीट होने के बाद अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को डिफीट करने की। और फिर उसके बाद मैं एंडर पर्ल कलेक्ट करने के लिए नेदर में आ जाता हूँ। और गाइस मैं बता दूं हम लोग को सबसे ज्यादा एंडर पर्ल्स सिर्फ इस वॉप डोबाइन पे मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एंडरमैन स्पॉन होते हैं जिन्हें हम मारकर एंडर पर्ल्स आराम से कलेक्ट कर सकते थे। और उसके बाद जितने भी एंडरमैन स्पॉन हो रहे थे वो सारे एंडरमैन को मारकर एंडर पर्ल्स कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। और फिर स्पॉन हुए एंडरमैन को मारने के बाद हमारे पास टोटल 13 एंडर पर्ल्स कलेक्ट हो चुके थे जिन्हें हम आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट करते हैं एंड इसी की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसके मदद से हम लोग ड्रैगन को डिफीट कर पाएंगे। हाँ मुझे पता है इतनी सी बात तो आपको पता ही होगी। और फिर उसके बाद वापस अपने बेस पे आ जाता है एंड बेस पे आने के बाद सबसे पहले मैं बेसिक सामान कलेक्ट करता हूँ जैसे खाने के लिए फूड। और फूड कलेक्ट करने के बाद फाइनली हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में लग जाते हैं। एंड आपको पता है ओशन एक्चुअल में कितना ज्यादा बड़ा है एंड इसी ओशन में हम लोग को फिर से नए नए स्ट्रक्चर्स मिलते हैं लाइक जैसे कि टाइटैनिक। लेकिन इस बार हम लोग को इस टाइटैनिक तिजोरी में हम लोग को मॉस ब्लॉक मिल जाते हैं
जिनकी वजह से हम लोग फाइनली अपने वर्ल्ड में एनिमल्स को स्पॉन कर पाएंगे। और इतना नहीं गाइस, हमें थोड़ा आगे जाते हैं हमें एक बहुत बड़ा सा ओशन मॉन्यूमेंट मिल जाता है, लेकिन तभी ये दानव हमें खतरनाक सा इफेक्ट दे देता है जिसके वजह से हम लोग माइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब ओशन मॉन्यूमेंट में जाने का इतना ज्यादा सेंस नहीं बनता था, तो उसके बाद मैं वहां से निकल जाता हूँ। और फिर पूरे ओशन में घूमने के बाद फाइनली अपने को स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। और हम लोग माइन करते करते स्ट्रॉन्ग होल्ड की लाइब्रेरी में आ गए थे, जहाँ हर तरफ बस बुक शेल्फ ही पड़ी थी। फिर उसके बाद सारे बुक शेल्फ कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। एंड लाइब्रेरी से निकलने के बाद फाइनली अपने को स्ट्रॉन्ग होल्ड भी यहाँ पे मिल जाता है। और फिर उसके बाद फाइनली अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्टिवेट करता हूँ। एंड यहाँ पे बारी आ चुकी थी माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े बॉस को हराने की, वो था एंडर ड्रैगन। तो सबसे पहले मैं सारे के सारे एंड क्रिस्टल तोड़ता हूँ। एंड एंड क्रिस्टल तोड़ने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंडरमैन को भी मारता हूँ। और फिर उसके बाद फाइट होती है मेरी एंडर ड्रैगन के साथ। और फिर एक लास्ट शॉट पड़ते फाइनली हम लोग ने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया था। और फिर उसके बाद वहां से मैं एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। और एक्सपी कलेक्ट करने के साथ साथ मैं यहाँ से ड्रैगन को भी कलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद इलाइट्रा फाइंड करने के लिए मैं फाइनली एंड सिटी आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले रेंडर डिस्टेंस बढ़ाता हूँ। एंड गाइस, जैसे मैंने रेंडर डिस्टेंस बढ़ाया, हमारे जस्ट आगे था एंडशिप, जिसके अंदर से हम लोग को इलाइट्रा मिलने वाली थी। और उसके बाद फाइट होती है हमारे डब्बे जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से, जिन्हें हम मारकर सल्कर सेल कलेक्ट कर सकते थे। और फिर एंडशिप पे जाने के लिए मैं यहाँ से एंडस्टोन कलेक्ट करता हूँ। और एंडस्टोन को ब्रीच करते करते फाइनली हम लोग आ चुके थे एंडशिप पे। और फिर एंडशिप पे आने के बाद सबसे पहले मैं शल्कर को मारता हूँ, जो इस इलाइट्रा को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जिस चीज को हम लोग कितना दूर से लेने आए थे, वो फाइनली चीज अपने को मिल चुकी थी। अपने पास फाइनली इलाइट्रा आ चुका था। और इतना ही नहीं गाइस, हमें इस इलाइट्रा के पास एक चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर से डायमंड के आर्मर और एक डायमंड की पिकेक्स मिलती है, जिनमें बहुत अच्छे से एन्चांटमेंट लगे हुए थे। और बचे हुए सर्कल सेल से मैं फाइनली अपने लिए सर्कल बॉक्स बनाता हूँ। एंड जितने भी अपने को डायमंड टूल्स मिले थे, वो सारे के सारे उसमें रख देता हूँ। और इस एंड डायमेंशन में आने के बाद लिटरली गाइस, मेरी नसीब पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। हम लोग को यहाँ पे एक और एंडशिप मिल जाती है, जिसके अंदर से हमें एक और इलाइट्रा मिल जाता है। और फिर पूरे सामान कलेक्ट करने के बाद वापस अपने बेस पे आ जाता हूँ। और उसके बाद जितने भी हम लोग ने सामान कलेक्ट किए थे एंड सिटी से, वो सारे के सारे सामान को आपस में कंबाइन कर लेता हूँ। एंड फिर सारे के सारे सामान को कंबाइन करने के बाद अपने पास काफी अच्छे एन्चांटमेंट वाले आर्मर आ चुके थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक एन्चांटिंग टेबल बिल्ड करता हूँ। और उस एन्चांटिंग टेबल में से अपने को इन्फिनिटी मिल जाती है, जिसे मैं अपने बो पे लगा लेता हूँ। और जो विलेजर को हम लोग अपने बेस पे ले गए थे, उन विलेजर को मैं एटलीस्ट लाइब्रेरियन की जॉब दे देता हूँ। एंड इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा आलू भी देता हूँ, ताकि इन लोग की पॉपुलेशन थोड़ी सी और बढ़ सके। एंड आपको पता होगा कि हम लोगों को बहुत बड़ा सा ओशन मॉन्यूमेंट मिला था इस ओशन में। और अब बारी आ चुकी थी इस ओशन मॉन्यूमेंट पे रेड करने की। लेकिन ये रेड करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये एल्डर गार्डन हमें बार बार माइनिंग फटिक दे रहा था, जिसकी वजह से हम लोग माइनिंग नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले बहुत सारे डोर बना लेता हूँ, जिसके वजह से हम लोग पानी के अंदर सांस ले पाएंगे। एंड हम लोग को ये ओशन मॉन्यूमेंट पे जितने भी एल्डर गार्डन दिख रहे हैं, वो सारे के सारे एल्डर गार्डन को मारना पड़ेगा, तो ही हम लोग इस ओशन मॉन्यूमेंट को माइन कर पाएंगे। एंड यहाँ पे सारे एल्डर गार्डन को मारने के बाद फाइनली हम लोग को ट्रेजर रूम मिल जाती है। एंड इस ट्रेजर रूम में हम लोग को बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक मिल जाते हैं, जिससे हम लोग बीकन बनाने वाले थे। एंड इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे स्पॉन्चेस मिल जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग पानी को सुखा सकते थे अब अपने वर्ल्ड में। एंड बीकन क्राफ्ट करने के लिए चाहिए था अपने को विदर स्केलेटन हेड, जो हम लोग को नेदर में से मिलने वाला था। और जो विदर स्केलेटन है वो सबसे ज्यादा स्पॉन होते फोर्ट्रेस में। एंड अपने पास फोर्ट्रेस के कोऑर्डिनेट थे, तो देन फिर मैं वहां से जाके विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली अपने पास 3 विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट हो चुके थे। एंड अब बारी आती है विदर को हराने की, जिसे हराने के लिए मैं एंड डायमेंशन में आता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग विदर को बेडरॉक में स्टक करके मारने वाले थे, क्योंकि अभी भी हमारे पास इतना पावरफुल आर्मर नहीं है कि हम लोग विदर को अपने स्वॉर्ड से मार पाए। एंड फिर उसके बाद फाइनली मैं विदर को स्पॉन करता हूँ। एंड इस ट्रिक की वजह से हम लोग विदर को इजिली डिफीट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग को नेदर स्टार मिल जाता है, जिससे लेके मैं वापस अपने बेस पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले बीकन क्राफ्ट करता हूँ। एंड हम लोग को ओशन मॉन्यूमेंट्स में से जितने भी गोल्ड के ब्लॉक मिलते हैं, एंड उसी ब्लॉक के में से हम लोग फाइनल बीकन को एक्टिवेट करने वाले थे। एंड इस बीकन को कंप्लीट करते हैं हमारे इस वर्ल्ड में 99 डेज कंप्लीट हो चुके थे। एंड 100 डेज कंप्लीट करने के लिए बस हमें बेड पे सोना था। एंड जैसे हम लोग बेड पे सोते, एंड अगली सुबह हम लोग ने सर्वाइव कर लिए थे 100 डेज, वो भी इस बड़े से ओशन में। वैसे तो इस वीडियो को बनाते हुए मुझे टोटल 37 आवर्स की मेहनत लगी। सो होपफुली आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे। लेट्स एम फॉर 57 लाइक। अगर इस वीडियो पे 57 लाइक कंप्लीट हो जाते, तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय।